Hello students, good morning. Today I am going to start new chapter, statistics. Okay? Statistic. देखिए, इसको प्रोनाउंस करने में जरा सा केयरफुल रहिएगा। बहुत से बच्चे स्टैटिक्स बोल देते हैं, वो गलत है। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्टैटिक्स गलत वर्ड है, तो ध्यान इसको क्या कहते हैं, केयरफुली क्या कहते हैं प्रोनाउंस कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, स्टैटिक्स की क्या कहते हैं डिफिनीशन। स्टैटिक्स की डिफिनीशन करने से पहले आप ये जान लीजिए, स्टैटिस्टिक्स जो है ये दो सेंस में पढ़ाई जाती है, एक सिंगुलर सेंस में, दूसरे प्लूरल सेंस में। जब सिंगुलर सेंस में पढ़ाई जाती है तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज की जाती है, और जब प्लूरल सेंस में पढ़ाई जाती है तो ये न्यूमेरिकल डाटा के रूप में यूज होती है। ऐसे 12th तक आप सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के रूप में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन 12th के बाद ग्रेजुएशन में आप स्टैटिस्टिक को एज ए सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब स्टैटिस्टिक की क्या कहते हैं डिफिनीशन करेंगे, तो ये क्या कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा वर्ड यूज करेंगे, ना कि क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो स्टैटिस्टिक की डिफिनीशन क्या होगी? स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which static is the branch of mathematics which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। ठीक है, ध्यान का क्या रखना है? पहली चीज कलेक्शन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा क्या कहते हैं एनालिसिस, और फोर्थ है क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये चार चीजें इस डिफिनीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे आप? स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स Statistic is the branch of mathematics which deals with collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। ये क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक की डिफिनीशन है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद कलेक्शन, presentation, analysis and interpretation of the numerical data। ठीक है ना। अभी जो मैंने बताया कि हम एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए न्यूमेरिकल डाटा इसको स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे वर्ड आप स्टैटिस्टिक नहीं यूज करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा यूज करेंगे, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, आप न्यूमेरिकल डाटा यूज करें तो डाटा एज ए वर्ड आ रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा? आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में डाटा को जो है, तो डाटा की डिफिनीशन यहाँ पर जब करिएगा तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डाटा वर्ड यूज करना है इसमें। तो डाटा की डिफिनीशन क्या होगी, देख लीजिए। डाटा की डिफिनीशन, डाटा इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा इज द सेट ऑफ information in numerical figure collected with definite purpose। ठीक है ना। यहाँ पे
डाटा जब भी कलेक्ट किया जाता है एक डेफिनेट पर्पस से कलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए क्या कहेंगे, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ, डाटा इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा is the set of information, data is the set of information, ठीक है, in numerical figure, in numerical figure for definite purpose, ठीक है। अब डाटा भी देखिए टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के डाटा होते हैं, कौन कौन से, एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। देयर आर two types of data. First, primary data, and second, secondary data. अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड बाय investigator himself for definite purpose. Primary data is collected by investigator himself for definite purpose, and secondary data is collected from other source, ठीक है। अदर सोर्स का मतलब क्या है कि किसी दूसरे ने कलेक्ट किया था और उसको क्या कहते हैं, आपने यूज कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या कहते हैं कि ये जानना चाहें कि अपने ही स्कूल में, ठीक है, 9th क्लास के बच्चों की एज, एवरेज एज क्या है, तो हम अपने स्कूल का तो हम कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर यही चीज हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्ट करना चाहें तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, दूसरे स्कूल के टीचरों से कहेंगे कि आप कलेक्ट करके दो। वो जो कलेक्ट करके देंगे वो सेकेंडरी डाटा होगा, हम जो कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि ये जो प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर डेफिनेट पर्पस, एंड सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी प्राइमरी डाटा की, फर्स्ट देख लीजिए कि प्राइमरी डाटा is collected by investigator himself for definite purpose, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा देखिए, अब सेकेंडरी डाटा के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंडरी डाटा, द डाटा which are collected by other person, ठीक है, या obtained from other source। तो secondary data is not collected by, secondary data is collected from
अदर सोर्स। ठीक है, सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है, उससे आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं। और प्राइमरी डाटा जो है आप खुद का कलेक्टेड होता है। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी तक आपने कलेक्शन देखिए, पहला जो हमने क्या कहते हैं डिफिनीशन में बताया है, लो देखिए, जो हमने डिफिनीशन स्टैटिस्टिक की बताई है, क्या क्या बताया, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो पहली चीज कलेक्शन कैसे करते हैं वो हमने बताया। अब उसका क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे होगा। ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डाटा मिला है उसको एक ऑर्डर में लाएंगे। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एकदम हौच पौच होता है डाटा, तो डाटा को जो है एक ऑर्डर में लाया जाता है। उस न्यूमेरिकल डाटा है तो उसको क्या कहते हैं, आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम है कि डाटा को क्या कहते हैं, एक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना। इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं अरे, ARRAY, अरे। ठीक है ना, तो इसको पहले क्या कहते हैं, नोट कर देते हैं। द डाटा इज अरेंज्ड in ascending or descending order. Data is arranged in ascending or descending order. ठीक है, the arrangement is called array. The arrangement is called array. ARRAY। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डाटा है, जिसको आप अरे बोलते हैं। ओके, अब अरेंजमेंट के करने के बाद क्या करना है कि ठीक है, अब इसके बाद डाटा जब आप अरेंज कर लेंगे, एक ऑर्डर में कर लेंगे, तो फिर डाटा क्या करना होगा, उसको किसी ग्रुप में सेट करना होगा, ग्रुपिंग कर दें, या फिर उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दें। जब डिवाइड कर देंगे तो वो एक निश्चित क्या कहते हैं, एक फिगर में दिखने लगेगा, आपको क्लियर कट दिखने लगेगा कि इसमें क्या क्या है। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन के बाद जो है रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा, रेंज ऑफ डाटा क्लियर है, जो आप क्या कहते हैं, डाटा क्या कहते हैं, कलेक्ट किए हैं, जो उसका प्रेजेंटेशन किए हैं, अरेंज किए हैं। तो अरेंजमेंट में आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बना रखा है, किसी भी ऑर्डर में है, तो उन दोनों के डिफरेंस को, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द डाटा। तो ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन highest and lowest value of the arranged data is called range of
दी डाटा, ठीक है ना। ये रेंज ऑफ दी डाटा हो गया कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ दी डाटा हो, ठीक है। उसके बाद आता है रेंज ऑफ दी डाटा का फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो वही क्या है, वही ऑब्जर्वेशन है हमारा। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन लिख दीजिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन क्या होगी, पहली चीज जो है कि नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स, the number of times observation is repeated is called frequency of the observation, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे आपने क्लास इंटरवल बना लिया और क्लास इंटरवल के बीच में जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डाटास आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उसकी क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी होंगी, ठीक है ना। जैसे आपने टैली मार्क्स पढ़ा होगा तो टैली मार्क्स में क्या है, टैली मार्क्स आपने काउंट किया और जो उसको अदर दूसरे क्या कहते हैं कॉलम में लिख दिया, जो दूसरे कॉलम में क्या लिखते हैं आप, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो वो नंबर ऑफ डाटा जो है वही टैली है और उसका ही क्या कहते हैं, नंबर जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन में आता है, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी भी 2 टाइप्स की होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो दो तरह की होती हैं। there are 2 types of frequency. There are 2 types of frequency. First, inclusive frequency, and second, exclusive frequency. ठीक है, तो पहला वाला हम ले रहे हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, देखिए कि इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में जो है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट इज इंक्लूडेड, ठीक है। अब अपर और लोअर लिमिट पहले समझ लीजिए कि अगर आप जैसे लिख रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से। और एक तरीका ये होता है कि 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ये क्लास इंटरवल है। इसमें ये जो है लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। यहाँ पर ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जो क्या कहते हैं, ये टाइप है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ये जो है क्या कहते हैं, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में कमी क्या है, देखिए कि 1 to 10, 11 to 20, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया। 10 से 11 के बीच का
डाटा कहाँ जाएगा पता नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। और जो एक्सक्लूसिव है उसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब इस इंक्लूसिव में क्या कहता है कि अपर लिमिट इज इंक्लूडेड, मतलब 10 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, फिर 11 से 20 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन 10 से 11 के बीच का डाटा कहाँ जाएगा इसका कोई वो नहीं बताया गया। ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जब भी क्या ये इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती है। यहाँ 0 से 9 इतना ही क्या कहते हैं डाटा लिया जाएगा, फिर 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 10 से 90, फिर 20 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती, इसमें अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। हमको हमेशा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमेशा जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में करना है। इसलिए अगर ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा दिया हुआ है तो उसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, उसका भी तरीका है, भी बता देंगे। तो ये क्या कहते हैं कि आप इसको पहले डिफाइन कर लें हम। तो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या क्या, क्या लिखा जाएगा, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है ना, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in which upper limit is included is called inclusive frequency। ठीक है। और एक्सक्लूसिव के लिए क्या लिखेंगे, a frequency distribution in which upper limit is not included is called exclusive frequency। ठीक है ना। तो ये तो हो गई डिफिनीशन। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, इनमें डिफरेंस दिखाना है। तो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या दिखाएंगे एग्जाम्पल में कि 1 to 10, 11 to 20, फिर 21 to 30 एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी लिमिट हो उसके हिसाब से होगा। और यहाँ पे क्या होगा, 0 to 10 और 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके। ठीक, तो क्या कहते हैं कि क्या, ये तो डिफिनीशन हो गई। अब इसके बाद देखिए कैसे इसको अरेंज करते हैं। जो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी है इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं इसको, क्या आगे देखिए कि इसके लिए जो है क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए कि ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए कि अगर ये 1 to 10 है, 10, 11 to 20 है, ठीक है, और 21 to 30 है, इस तरीके से कंटिन्यूअस है। अब इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करें, देखिए इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट,
इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है। जैसे कर दें 11 माइनस 10 अपॉन 2 तो आ जाएगा 1/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। अब ये 0.5 जो वैल्यू आई है, ये क्या करना है, लोअर लिमिट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में इसको ऐड करना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू 0.5 आई है, ये डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिसकंटिन्यूअस का इंटरवल में जो है लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। अब जैसे यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 टू 10.5। यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.5 टू 20.5। अब यहाँ 21 में से क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करिए 5, तो देखिए 21.5 टू 30.5। अब देखिए कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं, 0 टू पॉइंट 10.5 और 10.5 यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि 0.5 से 10 तक के डाटा इसमें होंगे, फिर 10 पॉइंट से आगे के डाटा यहाँ आ जाएंगे। जो अपर लिमिट है वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 के ऊपर के जितने भी डाटा यहाँ आ जाएंगे, फिर 10.5 से 20 तक के यहाँ, फिर 20 के आगे के यहाँ पे आ जाएंगे 20.5, ठीक है। तो 20.5 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इस तरीके से ये डाटा ये क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाता है। और इस फॉर्म में लाने के बाद